नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका इसके विषय में जानेंगे। तो जिस तरह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों के साहित्य को अनुशासित और निर्देशित किया, यानी 19वीं के प्रथम 2 दशक यानी 1900 से लेकर 1920 तक के साहित्य को जो है उन्होंने जो अपना जो है योगदान दिया, उनसे पहले और ना उनके बाद कोई एक व्यक्ति कर सका जो ऐसा काम उन्होंने उस 20 साल के दौरान किया। वो उससे पहले भी किसी ने नहीं किया था, उसके बाद भी अभी तक कोई नहीं कर सका। यानी 20 साल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के इतने महत्वपूर्ण थे कि उनके कार्यों की वजह से आज उस 20 साल को महावीर प्रसाद द्विवेदी युग यानी द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। वे सच्चे अर्थों में युग निर्माता थे और यह कार्य उन्होंने किया सरस्वती के माध्यम से। सरस्वती क्या थी? उस समय की एक पत्रिका थी जिसका संपादन उन्होंने संभाला, लेकिन ये पत्रिका 1900 में स्टार्ट हुई थी और उस समय इसकी पत्रिका के जो संपादक थे वो दूसरे लोग थे और 1903 से जो है द्विवेदी जी ने इसके कार्यभार को संभाल लिया था। इस पत्रिका का पहला अंक जनवरी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पहले वर्ष में इसके संपादक थे श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास और जगन्नाथ दास रत्नाकर और किशोरी लाल गोस्वामी। ये 5 जो है इसके संपादक थे। अगले वर्ष अर्थात 1901 में श्याम सुंदर दास इसके संपादक रह गए और यानी 1901 तक पहुँचते इसमें से सारे लोग पीछे हट गए संपादन से। सिर्फ एक जो है जो कि श्याम सुंदर दास थे वो रह गए और जनवरी 1903 में द्विवेदी जी ने पूरी तरह से इसको अपने हाथ में ले लिया, यानी द्विवेदी जी जो है इसके संपादक बन गए। 1920 तक बीच के 2 वर्षों को छोड़ दें, बीच के 2 वर्ष यानी 1901 और 1902, इन 2 वर्षों को छोड़ दें तो वे इसका संपादन करते रहे। इनके संपादन काल में इसमें से जो भी रचनाएं प्रकाशित हुई, द्विवेदी जी ने न केवल उनकी भाषा को सुधारा अपितु उनके भावों और विचारों को भी नियंत्रित किया। इसकी वजह क्या थी? उन्होंने जो उस समय कविताएं लिखी जा रही थी खड़ी बोली हिंदी में, न केवल उस खड़ी बोली हिंदी को सुधारा बल्कि उस कविता में जो विचार व्यक्त किए जा रहे थे उनमें भी सुधार करने की कोशिश की। यानी उससे पूर्व जो जिस तरीके की रचनाएं लिखी जा रही थी उन रचनाओं को बदलने का कार्य भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। जनवरी 1903 में द्विवेदी जी ने सरस्वती का संपादन संभाला और 1920 तक बीच के 2 वर्ष छोड़कर इसका संपादन करते रहे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का संस्कार करना शुरू किया। उस समय खड़ी बोली में रचना करने वाले लेखक अलग अलग रचना सिद्धांत रखते थे और उस समय एक सबसे बड़ी बात ये थी कि जो खड़ी बोली में रचना कर रहे थे वो अलग अलग सिद्धांत रखते थे, अपने अलग अलग विचार रखते थे, अलग अलग सिद्धांतों के मानने वाले थे। तो वो कौन से विचार थे? एक तो कुछ लोग तो उर्दू के साथ जा रहे थे, यानी उर्दू फारसी को साथ लेके चल रहे थे, और कुछ लोग संस्कृत को साथ लेकर के चल रहे थे। तो ये भी एक खड़ी बोली के साथ एक समस्या थी। अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत आदि के काव्य के अनुसार कई शैलियाँ चल पड़ी थी और इस तरीके से एक ही हिंदी खड़ी बोली हिंदी की जो है कई सारी शैलियाँ यानी अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत काव्य के अनुसार, जैसे संस्कृत, बंगला और जो कहते हैं अंग्रेजी जो अलग अलग तरीके से बोली जाती है, उसी तरीके से हिंदी की भी अलग अलग शैलियाँ चल पड़ी थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का संस्कार शुरू किया। उस समय खड़ी बोली में रचना करने वाले द्विवेदी जी ने काव्य रचना के क्षेत्र में काव्य भाषा को परिमार्जित एवं स्थिर रूप देने के लिए कार्य किया और उन्होंने एक भाषा का एक स्थिर और परिमार्जित रूप यानी एक
समृद्ध रूप जो है उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। एक समर्थ आलोचक की भांति उन्होंने विभिन्न रचनाकारों की रचना को सुधारा। भाषा को सजाने संवारने का कार्य उन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से किया। गद्य और पद्य की एक भाषा के लिए द्विवेदी जी ने अथक परिश्रम किया। उनकी लगन से ही खड़ी बोली का परिमार्जित रूप उभर कर सामने आया और पद्य और गद्य की भिन्न भाषा का झगड़ा दूर हो गया। मुख्य रूप से उन्होंने भाषा को प्रसाद गुण से युक्त, व्याकरण संबंधी अशुद्धियों से दूर, अभिव्यंजना शक्ति से पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया। 3 चीज उन्होंने विशेष की। क्या विशेष की? एक तो भाषा में प्रसाद गुण। प्रसाद गुण कौन सा होता है? यानी भाषा के अंदर जो एक सौंदर्य होना चाहिए, जो एक माधुर्य होना चाहिए, यानी प्रसाद गुण जो लोगों में प्रसन्नता भर सके, जो लोगों के आगे जा कर के उनके जीवन को आगे लेकर के, यानी प्रसाद गुण यानी एक तरीके से व्यक्ति को संपन्नता देता हो, अच्छी संस्कृति देता हो, ऐसा एक रूप उन्होंने प्रस्तुत किया। दूसरा व्याकरण संबंधी सुधार जो थे, उसमें त्रुटियां थी, उसको दूर किया और अभिव्यंजना शक्ति को दूर करने की कोशिश, अभिव्यंजना शक्ति से पूर्ण बनाने की कोशिश की। अभिव्यंजना शक्ति क्या होती है? जैसे किसी बात को सीधे ना कहकर थोड़ा सा मोड़ करके कह देना। जैसे कहते हैं कि वो है, बहुत सारी काव्य में बहुत सारे गीत हैं जिनको जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा, अभी मुझे इस समय कोई गीत या कोई कविता याद नहीं आ रही, तो मैं इस समय उदाहरण नहीं दे पा रही हूँ। खैर, उन्होंने लेखकों को देशज शब्द के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया, मुहावरों का प्रयोग तथा स्वाभाविक अलंकारों के प्रयोग के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार एक कठोर शासक के समान उन्होंने भाषा के क्षेत्र में लेखकों को नियंत्रित किया। ये नियंत्रण उन्होंने संपादक होने के पहले ही प्रारंभ कर दिया था। 1901 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित अपने कवि कर्तव्य शीर्षक लेखक में उन्होंने लिखा था। उन्होंने अपने ही द्वारा 1901 में कवि कर्तव्य यानी किसी पत्रिका के अंदर कविता रखने से पूर्व एक कवि के क्या कर्तव्य हैं, एक कवि को कविता लेखन कैसा करना चाहिए, इस बारे में अपने मुख्य विचार दिए हैं। तो उनको आप देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो आप नेट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन इसी सिर्फ इतने ही पैराग्राफ में जो मैंने अभी आपको बताया, ये महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इससे जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। और साथ ही उन्होंने क्या वो दिया पैराग्राफ, इसको ध्यान से सुनिएगा। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। पहली बात, कविता कोई मतलब केवल सामान्य विषय नहीं है। कविता तो वो है जो सिर चढ़ करके बोलती है, यानी एक ही लाइन है, एक वंदे मातरम शब्द जो है, केवल वंदे मातरम शब्द जो है आदमी के अंदर एक देश के लिए झुकने की प्रेरणा दे देता है। ये है कविता की विशेषता। तो कविता का विशेष विषय मनोरंजन एवं उपदेशात्मक होना चाहिए। यमुना के किनारे केली कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका है। यानी जो पहले लोग जो श्रृंगार रस की रचनाएं करते थे कि कैसे गोपियों के साथ कृष्ण खेल रहे हैं, कैसे एक राजा जो है वो राजा दुष्यंत जो है शकुंतला के साथ अटखेलियाँ कर रहे हैं, तो वो सारे चित्र तो बहुत हो चुके, अब उनको बंद कर देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? न कियाओं पर प्रबंध लिखने की अब आवश्यकता है, न अन्य लोगों पर जो आप बहुत ज़्यादा लिखते रहते हैं उस पर भी लिखने की, जैसे राजाओं के ऊपर, उस पर लिखने की बहुत आवश्यकता नहीं है। न शौकियाओं के गतागत की पहेली बुझाने की, और न अपने लोगों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करने की ज़रूरत है। तो क्या ज़रूरत है? चींटी से लेकर हाथी पर्यंत जीव, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट हैं। कितने? चींटी से लेके कहते 84 लाख योनि, कितने जीव हो सकते हैं।
तो इतने जीवों के बारे में आप लिखना चाहें तो आप किसी के बारे में लिख सकते हैं। अपनी बात को रखना है, आप किस माध्यम से रखते हैं वो आपका विषय है। भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत इतने सारे एक भिक्षु है, एक भिखारी से लेकर राजा बनने तक के बीच में कितने लोग आते, कितने पद आते। भिखारी से राजा के बीच में कितने पद आते, उन सबको रखा जा सकता है। दूसरा उन्होंने कहा बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत एक बूंद कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक बूंद ही तो होती है, आकाश से टपकती है। वो बूंद जब अलग अलग बूंद के ही शेप में जब अलग अलग पानी बरसता है, बाढ़ आ जाती है, पूरे पूरे राज्य को हिला जाती है, पूरे राष्ट्र को हिला जाती है, पूरे गांव को तबाह कर देती है, पूरे गांव को बहा करके ले जाती है। तो एक एक ही बूंद है जिसकी ताकत जो है कितनी बड़ी है। एक बूंद और एक समुद्र, दोनों में अंतर क्या है कि बूंद जो है पहले प्योरिटी लिए हुई होती है, बूंद में खारापन नहीं है और समुद्र में खारापन है। ये दोनों की विशेषता अलग है। समुद्र, जहाँ समुद्र के खारे पानी से नमक के बिना जीवन चल नहीं सकता, यानी नमक होना जरूरी है। चाहे चाहे आप जो वो बोलते हैं, जो कहते हैं ना, जो अलग अलग पत्थरों से जो प्राप्त जो नमक है, चाहे तो आप उससे प्राप्त नमक को यूज़ करें या आप समुद्र से, यानी नमक आपके जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ है और ये समुद्र से ही प्राप्त हो सकता है या किसी पहाड़ से प्राप्त हो सकता है। बिना उसके जीवन चल ही नहीं सकता। बिना नमक के जीवन जिंदगी को चलाना असंभव है। तो नमक तो जहाँ समुद्र की विशेषता ये है कि नमक जैसी चीज़ को बनाता है, बहुत सारे रत्नों को प्रदान करता है, बहुत सारी चीज़ों को देता है। समुद्र जो है, आप क्योंकि हम सभी जानते हैं पूरे विश्व में पानी जो है वो अधिक है और जो जमीन है वो कम है। तो यानी पूरी चारों तरफ समुद्र, चारों तरफ जो है पृथ्वी पानी से भरी हुई है। तो उस पानी की विशेषताएं क्या है और वो पानी कैसे उपयोगी होता है एक व्यक्ति के लिए और वो पानी क्या क्या प्रदान कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें आप समुद्र से जान सकते हैं। सारी नदियाँ जाकर के समुद्र में मिलती हैं। अच्छा, और इसके साथ साथ एक और क्या विशेषता है, एक विशेषता ये है कि बूंद जो है उसका पानी बिल्कुल प्योर है और वो बहुत सारी मेडिसिन में काम आता है, बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, पीने योग्य होता है। तो अनंत आकाश, आप आकाश के बारे में चर्चा कर, अनंत आकाश है। आकाश के अंदर हम क्या कहते हैं कि बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, उनमें ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे अलग अलग उल्का पिंड हैं, उल्का पिंड और अलग अलग ये जो हम देख रहे हैं आकाश, पाताल और जहाँ हम रहते हैं धरती, ये तीन जो है लोक हैं, तीन लोक माने जाते हैं। तो हम उसके बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अनंत पर्वत, सभी कविता और अनंत पर्वत हैं उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सभी से उपदेश मिल सकता है और सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। यदि मेघनाद वध अथवा यशवंत राव महाकाव्य वे नहीं लिख सकते तो उनको ईश्वर की निस्सीम सृष्टि से छोटे छोटे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविताएं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत बड़े यदि आप विषय पर चर्चा नहीं कर सकते तो छोटे छोटे विषय चुनिए, छोटी छोटी चीज़ें चुनिए और उस पर आप अपनी रचनाएं लिखिए। तब आप अपनी रचना, अपनी लेखनी को चला सकते हैं और उस लेखनी में बल प्रदान कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब